मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बच्चों, डाउट पिछली क्लास से कोई डाउट? एनी डाउट फ्रॉम यस्टरडे? मतलब यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। कल तो आपने रिलैक्स किया, रिवाइज वगैरह किया? कुछ रिवाइज किया? अभी पता लग जाएगा कितने टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाइल वी आर स्टडीइंग हाउ मेनी टाइप्स वी आर डिवाइडिंग बायोडाइवर्सिटी, बताओ। फोर, वेरी गुड बेटा। फोर टाइप्स बताना जरा, कौन कौन सी फोर टाइप्स होती है? कौन कौन सी फोर टाइप्स होती है बताइए जरा। बताइए। नहीं बताएंगे, चलो कोई बात। फोर टाइप नहीं होती हैं वेटलैंड्स, ठीक है बेटा। वो तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का वो है ना, चार टाइप के एक्वेटिक इकोसिस्टम नहीं होते वो, याद करो। क्या वो चार टाइप के एक्वेटिक इकोसिस्टम्स नहीं थे? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो हमने तीन पढ़ी थी ना, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। याद है? वंस अपॉन अ टाइम, रिमेंबर, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, 11th और 12th का आंसर दीजिए। जेनेटिक सिस्टम, अब ये तो रिवाइज कर लिया ना आपने, ऐसे तो चीटिंग हो जाएगी ना। फिर पहले जब पूछा है तब याद आना चाहिए। पेपर में ऐसे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना कि पेपर से बाहर आके हम आंसर दे देंगे, है ना। रिवाइज बेटा इसलिए बोल रहे हैं, रिवाइज रिवाइज करते रहिए बार बार लगातार। अभी तो आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपने पॉलिटी कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, इकोनॉमी कर लिया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी कर लिया। जब एग्जाम को 3 महीने हैं तो आप तो बहुत अच्छी पोजीशन पे अभी। इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ, इलेवेंथ का क्या रहेगा? देखते हैं। Each day is more or less same. Morning is clear and bright with a sea breeze. As sun climbs up in the sky, heat mounts up.
डार्क क्लाउड्स फॉर्म, है ना, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, then rain comes with thunder and lightning but rain is soon over. Which of the following is described in this? अच्छा सवाना, सवाना पे हमने क्या था, सब ट्रॉपिकल होता है सवाना। मॉनसून की हम बात करते हैं। अब मॉनसून क्या है, मॉनसून क्या है, एक तो वेदर है, ठीक है, मॉनसून एक वेदर है, मॉनसून रीजन तो नहीं है, बहुत अच्छे समझिएगा, मॉनसून रीजन तो नहीं है ना, मॉनसून हट गया। सवाना में ग्रासलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, मॉर्निंग क्लियर ब्राइट विद सी ब्रीज। सवाना कोस्ट के पास, सवाना कोस्ट के पास, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। मेडिटेरेनियन हो सकता है ये वाला कोस्ट के पास, है ना, कोस्ट तो मेडिटेरेनियन का हो सकता है। अब मेडिटेरेनियन में हमने लेकिन क्या पढ़ा था, मेडिटेरेनियन में हमने पढ़ा था दैट विंटर्स आर वेट, समर्स आर ड्राई, लेकिन ये कह रहे हैं सन क्लाइम्स अप, हीट माउंट्स अप, तब बारिश हो रही है, मेडिटेरेनियन नहीं हो सकता, है ना, याद है, याद है, रिमेंबर हमने पढ़ा था मेडिटेरेनियन में वेट विंटर एंड ड्राई समर होता है, लेकिन ये कह रहे हैं सन क्लाइम्स अप, हीट माउंट्स अप, तब रेन हो रही है, तो मेडिटेरेनियन भी नहीं है। इसका आंसर है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल समझने का सबसे कैसे पता लगा हमें इक्वेटोरियल है, बिकॉज ईच डे इज मोर और लेस द सेम, है ना, ईच डे इज मोर और लेस द सेम। हम इंडिया में होते हैं, इंडिया में डे और नाइट सेम होते हैं क्या, मतलब लेंथ, इंडिया में डे और नाइट की लेंथ सेम है क्या? नहीं ना, तो इसलिए इक्वेटोरियल। समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। 12th ट्राई करते बच्चे, 12th, 12th ट्राई करते। Which of the following is the best description of the term ecosystem? Best बता दो। See, let us see. Which of the following is the best description of the term ecosystem? A community of organisms interacting with one another. A community of organisms interacting with one another. ये भी हो सकता है। Second, the part of earth which is inhabited by living organisms. ये भी हो सकता है। A community of organisms together with the environment in which they live. Flora and fauna of geographical area. याद है इकोसिस्टम जब भी पढ़ा था हमने टर्म पढ़ी थी इंटरैक्शन, है ना, हमने एक टर्म पढ़ी थी इंटरैक्शन। इसमें जो है इंटरैक्शन दो में है, बाकी सब तो हट गए। बहुत अच्छे समझिए, आसान क्वेश्चन नहीं है ये आसान क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको गलती से लगे कि ये तो क्वेश्चन हम यू कर लेंगे, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। ये तो आसान सा हमने आंसर देके बैठ गए थे ना हम लोग। अब समझ रहे क्वेश्चन किस टाइप का है थोड़ा सा। हाँ जी, अब देखिए, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, और एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। अगर एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर है तो इकोसिस्टम नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज ए बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है ना, और यहाँ पे एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों आ जाते हैं, इससे दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गया, समझ में आया, वेरी गुड। और क्वेश्चन करें, आगे बढ़े, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होता है ना, वेरी गुड। एक बार देख लेते हैं, सब कर ले, सबका तूफान मचा देंगे, है ना। ये दिख रहा है पेपर, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 10th क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए, आंसर दीजिए इसका।
ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है। टीक इंडिया में, अच्छा बहुत सिंपल बात है, अच्छा इंडिया बहुत सिंपल बात है। पॉलिटी का प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ एनवायरमेंट की बातें चली, पॉलिटी का क्वेश्चन भेजेंगे, पॉलिटी वाले टीचर, हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाले टीचर हैं, हम एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी वाले टीचर से कंप्लेंट करो, ठीक है, पॉलिटी वाले टीचर से कंप्लेंट करो, हमको क्या पता, ठीक है। अच्छा ये समझो, घर में सोफे, इंडिया में सोफे तो हर घर में होते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोशिश पूरी रहती है कि सोफे रहे, है ना, चाहे हम उसको चेयर्स की फॉर्म में रहे, लेकिन हर किसी की इच्छा होती है कि उनका ड्राइंग रूम में एक सोफा रहे, हाँ कि ना, हाँ बताओ, इच्छा तो रहती है हर किसी की इंडिया में कि ड्राइंग रूम में एक सोफा रहे। वो सोफे हम चाहते हैं टीक का बनाओ, लोग इच्छा रहती है ना सोफे टीक का बनाओ, कि बोर्ड का नहीं चाहिए, टीक का चाहिए। समझ में आ रहा है, इंडिया में टीक के सोफे का बहुत बड़ा क्रेज है ना, वेरी गुड। इंडिया में बहुत ज्यादा टीक का क्रेज है, तो इसका मतलब टीक अबंडेंस में होगा कंपैरेटिव टू अदर वुड। सैंडलवुड के तो नहीं सुने कि सैंडलवुड के सोफे में बैठेंगे, वो बैठ के मजा आएगा, है कभी ऐसे तो नहीं सुना कि अरे यार चंदन के सोफे बैठेंगे, तशरीफ जो है महकदार रहेगी, ऐसे तो नहीं सुना कहीं भी। क्यों? क्योंकि अबंडेंस में नहीं है, टीक है, और इंडिया में टीक है, यानी कि कौन सी फॉरेस्ट मिलेगी जो इंडिया में अबंडेंस में, यानी कि मॉइस्ट डेसिडुअस। सिंपल, ये याद करना है, नहीं है दिमाग लगाना है, हमें नहीं पता कौन सी फॉरेस्ट कितनी है, दिमाग, ओके, लॉजिक। चलो और कोई डाउट वगैरह हो तो वरना आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखना है, एक आध क्वेश्चन और देखना है, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। ले एक और क्वेश्चन देख लो, दो क्वेश्चन देख लो। हाँ क्वेश्चन ही देख लेते, कौन सा हम लोगों को पढ़ाया हुआ याद रहता है ना, इससे अच्छा क्वेश्चन ही देख लेते हैं। हाँ जी, सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन देखिए। In a particular region, the local people train the root liver robots across the region. As the time passes, these will become strong. These unique living root bridges are found in A. मेघालय। कैसे किया आपने, ये बताओ। हाँ ये बहुत न्यूज में था, बहुत न्यूज में था, लिविंग रूट ब्रिजेस, ठीक है। अब देखो लॉजिक बताते हैं, हर चीज का लॉजिक रहता है। अच्छा, झारखंड में लिविंग रूट ब्रिजेस, ठीक है, झारखंड में तो लिविंग रूट ब्रिजेस की जरूरत, ब्रिज की जनरली इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना हिली नहीं है, ठीक है, और ये न्यूज में था उस टाइम पे, तो इसीलिए मेघालय इज द आंसर, ठीक है, मेघालय इज द आंसर। वेरी गुड। सेवेंथ, सेवेंथ,
सी। ओह माय गॉड, देखते हैं। हिमाचल से ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर। अरुणाचल प्रदेश में तो होगी, याद है, बताया था हम लोगों ने, इंडो मलाया, है ना। तो अरुणाचल में तो है, तो वन तो है गई। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है? शुरुआत में, अगर आप देखें शुरुआत में, वहां पर मैक्सिमम मॉइस्ट डेंसिटीज हो सकती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत, बहुत थोड़ी, ठीक है, तो हिमाचल नहीं होगा, हिमाचल नहीं होगा। एंड मिजोरम में, मिजोरम में हिली रीजन है जहां पर रेनफॉल भी बहुत हाई है। अरे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ही तो वो रीजन है जहां हाईएस्ट रेनफॉल भी होती है। कौन सा रीजन है? चिरापुंजी। नॉर्थ ईस्ट में तो वही हाईएस्ट रेनफॉल वाला है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। बेटा फॉरेस्ट के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी? रेनफॉल ही तो एक कंडीशन बताई थी, याद करो, रेनफॉल ही तो एक कंडीशन बताई थी, है ना। तो बस इसका आंसर होगा ही होगा। और हिमालय, अरुणाचल हो ना हो पता हो आपको चल जाएगा, लेकिन आंसर विल बी सी। ठीक है, आंसर विल बी सी। समझ में आया? आप समझ में आया आपको बायोम पे हमने इतना टाइम क्यों लगाया है? अभी तक लग रहा था ना 2 क्लास निकल गई, बायोम 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 में पढ़ाया जा रहा है, पानी में क्या होगा, समुद्र में क्या होगा। अभी तक हमें वो वाला एनवायरमेंट तो पढ़ाया ही नहीं जो हम हर जगह देखते हैं। अभी तक ये दिमाग में चल रहा था ना। कितने क्वेश्चन देख लिए हमने सबसे ही, बायोम से ही कितने क्वेश्चन देख लिए। और सिंपल मैप याद था जो दिखाए थे, हाँ, वो गलत नहीं करना है। हमने बोला क्या, जैसे पॉलिटी को रगड़ रगड़ के स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, ऐसे एनवायरमेंट को भी रगड़ रगड़ के स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, है ना। वेरी गुड। हाँ बेटा, आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिससे आप कल तक भूल जाए तो आज पढ़ाते हैं, जिससे आप कल फिर भूल जाए, ठीक है ना। याद बिल्कुल नहीं रखना है, याद रख लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर उनको, उन्होंने इंतकाम देख लिया तो उनको बुरा लगेगा ना, है ना, उनको इंतकाम दिखा दिया तो उनको बुरा लगेगा, और हम उनको हर्ट नहीं कर सकते, हमें उनको हर्ट नहीं करना है। वेरी गुड। चलिए अब कंसेप्ट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कंसेप्ट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। बायोडाइवर्सिटी में कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। तो क्या हो गया?
हाँ जी, अब चल गया है। हाँ, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो अगर आपसे कोई भी इकोसिस्टम हम एक्चुअली कंपेयर करते हैं तो उसके आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इकोसिस्टम पढ़ने का हमारे लिए पर्पस ये है कि हमें पता तो लगे उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, हम उस सिस्टम पे कितना इन्वेस्ट करें, ठीक है, उस इकोसिस्टम में कितना इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, फॉर अस अगर हम देखें बेंथिक रीजन, रिमेंबर बेंथोस याद है, हम बेंथिक रीजन के जो हमारे प्लांट्स एनिमल स्पीशीज हैं उस पे हम इतना फोकस ना करके कोरल रीफ पे ज्यादा फोकस करते हैं। रिमेंबर, कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रोडक्टिविटी। वन ऑफ द रीजन ऑफ फोकसिंग अपॉन कोरल रीफ इज दैट ऑफ इट्स वेरी हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो क्या होता है दैट द प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब जो अपना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। अगर हमने प्लांट्स कंज्यूम करें, ठीक है, हमने प्लांट्स कंज्यूम करें और कोरोना वायरस, अब देखिए कोरोना वायरस क्या पैरासाइट है हमारे ऊपर, हमको कंज्यूम कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। तो हम कोरोना वायरस के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं है, वी कैन नॉट बी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स एनिमल स्पीशीज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होते, ठीक है, और जब रेशो होगा ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द प्लांट्स इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब द रेट एक प्लांट ने कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया वो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, वेरी गुड। अब प्लांट जो है कुछ ऑक्सीजन भी तो रिलीज करते हैं, प्लांट जो है ऑक्सीजन भी तो रिलीज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन लॉसेस। ऐसे ही किसी और ने जब उसको कंज्यूम किया तो वो भी तो रेस्पिरेशन में एनर्जी अपनी लूज करेंगे, तो दैट विल बी द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेयर वी आर रिड्यूसिंग और वी आर eliminating the respiration losses। ठीक है, रेस्पिरेशन लॉसेस। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जितना टोटल बना, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जितना आगे दिया, ठीक है, जितना आगे दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए देयर आर सो मेनी कोरोना वॉरियर्स जो लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं इन डिफिकल्ट टाइम, है ना, बहुत अच्छे गुड ह्यूमन बींग्स सो मेनी आते हैं। अब उन्होंने अपने घर में मान लीजिए 100 चपाती बनाई, उन्होंने अपने घर में 100 चपाती बनाई, ठीक है, अब उसमें से उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी रही? 100। हम ये बस एग्जांपल के हिसाब से ले रहे हैं, हम उनके एग्जांपल के हिसाब से ले रहे हैं कि जो है 100 चपाती प्रोडक्टिविटी। अब ये तो है नहीं कि 100 के अंदर खुद भी तो खाएंगे, उसमें से उन्होंने 4 अपने लिए रख ली, तो उन्होंने नेट कितना आगे भेजा? दैट विल बी 96। तो जो 96 है वही तो औरों के यूज के लिए। ऐसे ही जब कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो अपना रेस्पिरेशन लॉस के लिए तो निकालेगा ही ना। अपने खाना बना खुद नहीं खाओगे तो क्या करो होगा उसका मतलब? आपने खाना बनाया, ठीक है, और खुद ही जो है क्या होगा कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत है ना, तो रेस्पिरेशन लॉसेस निकालने होते हैं, तो दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो अब इंग्लिश में भी यही लिखा है, इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन बाय द हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना बना लेते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना नहीं बना पाते, ठीक है, जो अपना खाना नहीं बना पाते, दीज आर हेटेरोट्रॉप्स। समझ में आया? तो वही नेट प्राइमरी प्रोडक्ट ही कंज्यूम करते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आया? वेरी गुड। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अब मान लीजिए
मान लीजिए हम लोगों ने कुछ कंज्यूम किया, ठीक है, हम लोगों ने तो छोड़ो, मान लीजिए एक गोट है, ठीक है, यहां प्लांट है, गोट ने प्लांट को खाया, ठीक है, अब प्लांट खा खा के गोट ने कुछ अपना बायोमास बढ़ाया होगा ना, कुछ अपना बायोमास बढ़ाया होगा, तो वो जो बढ़ा हुआ बायोमास है दैट विल बी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो न्यू ऑर्गेनिक मैटर दैट इज फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर्स, द न्यू ऑर्गेनिक मैटर दैट इज फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर दैट विल बी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आया? यस नो? हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मन भटका दिया आपने गोट का नाम लेके, हाँ हाँ बताओ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ये देखिए अब क्वेश्चन यह आ जाता है, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन? फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन? इसका कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। बहुत साल पहले जब हमने पढ़ा होगा, कह रहे बायो में बायो पढ़ाते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी ये इस तरीके से बायो, कभी उस तरीके से बायो, बायो बायो चल रहा है। चलो, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वर्ल्ड के एस्चुरीज, ठीक है। क्वेश्चन में कंफ्यूज क्या होता है, स्वैम्प और मार्शेस अगर क्रोनोलॉजी में लगाए, ठीक है, क्रोनोलॉजी में हेलो, हाँ मतलब, हाँ जी, तो स्वैम्प्स और मार्शेस की ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, ठीक है। समझ में? ये याद रखने का तरीका है, मतलब ये याद रखना है जरूरी हम लोगों को, बाकी रट लेना, ठीक है, बाकी रट लेना। एग्रीकल्चर लैंड की ज्यादा होती है टेम्परेट ग्रासलैंड से, लेक्स की ज्यादा होती है ओशन से, ठीक है, लेक्स की ज्यादा होती है ओशन से। ये सब चीजें आपको याद ही रखनी है, इसको कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है, कर लेंगे, रट लेंगे इसको। क्या रटना है? एस्चुरी की सबसे ज्यादा, श्रॉम्स एंड मार्शेस की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज्यादा, क्योंकि अगर हमने ये पढ़ा नहीं होता हम सबसे पहले टिक क्या मारते? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। अगर नहीं पढ़ा होता हम सबसे पहले टिक मारते ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, और वहीं से आंसर गलत शुरुआत हो गई, गलत गलत होने की, है ना, शुरुआत हो गई गलत होने की। जैसे यूपीएससी की तैयारी में हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, यूपीएससी की तैयारी में सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या है बताओ, यूपीएससी की तैयारी सबसे जरूरी चीज क्या है? बोलो, बता दो, आज किसी को नहीं बताएगा, अपने तक रखेंगे, बता दो, है। अब ये मत बोलना दिल टूटना, जब वो दिल तोड़ेंगे तभी तैयारी शुरू होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। धोखा है, धोखा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बताओ, सही बात है। देखिए यूपीएससी की तैयारी में लोग बहुत अपना दिमाग लगाते हैं, यूपीएससी की तैयारी में ये है वो है, यूपीएससी की तैयारी में सबसे जरूरी चीज है डिटर्मिनेशन टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, बस, डिटर्मिनेशन टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। उसके अलावा बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती है। जैसे उनको जो है मनाने की सबसे जरूरी चीज क्या है कि उनको कौन है वो डिसाइड हो जाए, ये आइडेंटिफाई कर लो ये है वो, फिर तो बाकी सब काम आप कर लोगे, चाहे पैर पड़ के उनके, ठीक है, चाहे रो के, चाहे नस काटने की धमकी देके, कोई भी हो, लेकिन पहले डिसाइड तो हो कि उनके है कौन वो, बस। ऐसे ही, ऐसे ही in this thing you just need to know what will be the first thing, so it is not tropical rainforest, it is the estuaries, okay। समझ में आया है? यस नो? चले आगे चलते हैं। अब कुछ कॉन्फ्रेंसेस या कन्वेंशन है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कुछ कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंसेस है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। आपको उनकी हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, आपको उनकी हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन कॉन्फ्रेंस के बारे में बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको जिसको जिसके अंडर पार्ट में हमारी 3 कन्वेंशन स्टार्ट हुई थी। पहला कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, देन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड यूएनसीसीडी, ठीक है, इसको बोलते हैं सीबीडी। सुना होगा आपने ये सब टर्म, सीबीडी सुनी होगी, यूएनएफ ट्रिपल सी सुना होगा, यूएनएफ ट्रिपल सी सुना होगा, एंड यूएनसीसीडी सुना होगा। ये तीनों शॉर्ट फॉर्म तो सुनी होंगी आपने, वेरी गुड। ये सुना है कि नहीं सुना है? यूएनसीडी नहीं सुना होगा, एक ये सुना होगा अर्थ समिट, है ना, है ना, है ना, अर्थ समिट तो सुना होगा। नहीं, ये कह रहे ये भी नहीं सुना, कोई बात नहीं बेटा, रियो समिट सुना होगा, रियो समिट तो सुना होगा, कह रहे ये भी नहीं सुना, तो उसका मतलब एनवायरमेंट में आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर रियो समिट भी नहीं सुना तो आपने एनवायरमेंट में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, एनवायरमेंट में कुछ नहीं पढ़ा। ये सब सुना है, रियो समिट सुना है ना? तो ये जो यूएनसीसीडी है ये रियो समिट ही है, क्योंकि पेपर में आ जाए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पता सब कुछ है, बस ये नहीं पता कि इसका यही तो रियो है, क्योंकि हम तो रियो समिट पढ़ के गए थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1992 में, ठीक है, रियो समिट या अर्थ समिट 1992 में, ठीक है। नहीं, डेट नहीं याद रखनी बेटा, डेट नहीं, डेट हम बता ही नहीं रहे हैं, ईयर बता रहे हैं, इसलिए क्यों, क्योंकि रियो प्लस 20 भी हुआ था, वो 2012 में हुआ था, रियो प्लस 20 हुआ था, तो 1992 में 20 ऐड कर ले, इतना सी सेट करे बिना भी हमें या वो कर सकते हैं हम, है ना, वेरी गुड। बाकी सी सेट में पढ़ाएंगे ये भी कि 20 जब ऐड करते हैं तो 92 से कहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, 3 कन्वेंशन हो गई, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, दूसरी हो गई कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तीसरी हो गई यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इन 3 के अलावा कोई चौथी नहीं स्टार्ट हुई थी इसमें, ठीक है। ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि इसी के एम्बिट में ये शुरू हुई, ये है वो है, ये सब आता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के लिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड दैट इज इंपॉर्टेंट इज साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। क्वेश्चन यही बन जाता है दैट साइट्स इज ओनली फॉर बर्ड्स, तो ना, इट इज फॉर फ्लोरा एंड फौना बोथ, है ना। एक क्वेश्चन यही बन गया, मतलब नाम से ही, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि सिर्फ एंडेंजर्ड स्पीशीज में एनिमल स्पीशीज का ट्रेड बैन है ना, लेकिन इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है, हाँ बेटा, चंदन की तस्करी सुना है? चंदन की तस्करी, सैंडलवुड, क्या है, इसी के अंदर तो क्राइम है, और क्या है, समझ में आया? याद करने का तरीका साइट्स में है कि नहीं है, तो ये तरीका, ओके। फिर है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये भी दिमाग में रहता है कि ये सिर्फ बर्ड्स के लिए है क्या, क्योंकि हमने सिर्फ माइग्रेटरी बर्ड्स सुनी है ना, तो इट इज फॉर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और फिर है रामसर कन्वेंशन, ये किसके लिए है? ये तो आप बता देंगे, तो वेटलैंड के लिए है ना। यहीं से क्वेश्चन आया है मेनली, यूएनसीईडी, ठीक है, यूएनसीईडी में कौन कौन है? सीबीडी, यूएनएफ ट्रिपल सी एंड यूएनसीसीडी, देन देयर इज साइट सीएमएस एंड रामसर कन्वेंशन, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस, नो, वेरी गुड। तो यहीं से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूएनसीबीडी कब स्टार्ट हुआ था? बहुत बहुत ऊपर ऊपर से करेंगे हम लोग, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या 1992 कैसे पता? अभी अभी बताया, अभी अभी, है ना। अर्थ समिट ये भी अभी अभी बता दिया, रियो ये भी बता दिया, ओहो ये तो हो गया। इंडिया मेंबर है, बिल्कुल है, जहां भी ऐसे अच्छे काम होते हैं हम लोग, वी आर, देखो वी आर वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंट्री। इंडिया जो भी एनवायरमेंट की कॉन्फ्रेंसेस होती है, वी आर ऑलवेज प्रो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट समझ के रहिएगा, वी आर प्रो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो हम लोग रहते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में एनवायरमेंटल इकोलॉजी है। सोचिए सोचिए, द एग्जाम दैट इज टू select candidates to serve the people, that is also teaching you environment and ecology. It means they want the civil servants to serve in a sustainable manner. तो इसीलिए वी आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब सीबीडी के ना 3 गोल है, ये गोल याद करिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उसके भी यही गोल है। ये जो सीबीडी के गोल है, यही बायोडाइवर्सिटी के भी गोल है, ठीक है। क्या है? सीधी बात, इफ देयर इज अ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसका काम क्या होगा? गेस करो। कन्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। इसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, लेकिन कुछ यूज भी तो करेंगे। एक बार बताइए, सब कंजर्व कर लेंगे, चलो एक बात समझो, आपने आपने चॉकलेट खरीदी, ठीक है, आपने चॉकलेट्स खरीदी, ठीक है, उसको अगर कंजर्व करोगे तो खरीदा ही क्यों है? रखे रखे एक दिन खराब भी तो हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे पैकेट एक साथ फाड़ के खा गए। अगर आप कंजर्व करोगे एक्सपायरी डेट तक और लास्ट में सारे पैकेट एक साथ खा लोगे, तो विल इट बी सस्टेनेबल? हाँ, नो। तो हमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी कंपोनेंट्स को सस्टेनेबली भी यूज करना है, सस्टेनेबली भी यूज करना है, ओके। एंड थर्ड, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उससे जो बेनिफिट मिलते हैं, उसकी शेयरिंग जो है प्रॉपरली होनी चाहिए इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या है? अच्छा, आपने सुना आपके टूथपेस्ट में नमक है? सुना है? आपने सुना वी को टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक? अब बताओ, जो टूथपेस्ट में नमक है वो कहां से आएगा? सिंथेटिक तो है नहीं, सिंथेटिक तो है नहीं, है ना। अब आप जो वहां पे नमक है उसकी प्रोडक्शन होती है। अब तो टूथपेस्ट चारकोल भी आ गया, नहीं बेटा फेस वॉश में चारकोल वाला टूथपेस्ट मत यूज करना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। चारकोल वाला टूथपेस्ट नहीं यूज करना है, नमक वाला ही करना है। चारकोल वाला फेस वॉश, ठीक है, चारकोल वाला फेस वॉश। हम मान रहे हैं कि हम लोगों की जबान जो है आजकल बहुत पॉल्यूटेड हो गई है, इसके लिए टूथपेस्ट चारकोल वाला नहीं चाहिए, ठीक है, पॉल्यूशन मिटाने काम आता है चारकोल, ओके। हाँ जी। अब सुना है ना टर्मरिक, टर्मरिक इसमें हल्दी के गुण है। आजकल हल्दी तो बहुत ज्यादा यूज होती है हर चीज में, जितनी भी एंटीसेप्टिक चीजें हैं। वेरी गुड। अब हल्दी, लौंग, ये कौन बना रहा है? हल्दी कौन प्रोड्यूस करता होगा? फार्मर्स, है ना, प्राइमरी सेक्टर में। अब फार्मर को उस टर्मरिक के लिए एक बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। अगर उसकी आप क्रीम बना बना के बेच रहे हो, तो उसको जो क्रीम से प्रॉफिट हो रहा है वो फार्मर के साथ शेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अरे सिंपल चीज छोड़ो, इतना भी मत दिमाग लो, और बताते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेज खाए हैं? लेज, करे लेज एक क्या बहुत खाए? बिकॉज नो वन कैन ईट जस्ट वन, है ना। हमने बहुत सारे लेज खाए। वेरी गुड। जो एक पैकेट आता है लेज का, बैठते होगे ना, जब जब कोई अखबार बिछा के पार्टी कर रहे होते हो तो पैकेट तो लेके आते होगे लेज के, है ना, 3-4 टाइप के। तो वो कितने का आता है? 20 रुपीज का, है ना, 20 का। वेरी गुड। कह रहे हाँ, एक 20 का आता है, लेकिन हम जो मसाला पीनट ज्यादा प्रेफर करते हैं, सॉल्टेड पीनट, ठीक है। तो 20 रुपीज का पोटैटो का चिप्स का पैकेट आता है। अच्छा, आलू कितने रुपए किलो मिल जाते होंगे अंदाजन? मान लो कितने रुपए मिल जाएंगे अंदाजन?
महंगे से महंगा 20 रुपए किलो मिल जाएगा, महंगे से महंगा, है ना। 20 रुपीज में 1 kg पोटैटो, और 20 रुपीज में कितना ग्राम होगा, उस 200 ग्राम होगा ज्यादा से ज्यादा चिप्स का पैकेट, 200 ग्राम चिप्स। तो फार्मर को तो चिप्स बेचने में, चिप्स वालों को बेचने में, मतलब वो 20 में बेच रहे हैं, यानी कि डिफरेंट प्राइस से बेचते होंगे, तो उनको बेनिफिट उनके तक भी तो पहुंचना चाहिए, वरना तो डायरेक्टली सेल ना करें लोगों को। समझ में आया इसके पर्पस? पहला कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा सस्टेनेबल यूज, तीसरा फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, ये 3 काम है इसके। समझ में गए? सीबीडी समझ गए? अब आपसे पूछा जाए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के क्या काम है, कहोगे हाँ वो तो पढ़ाया नहीं। लेकिन कोई आपसे पूछे क्या नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का काम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट विल यू से? कोई आपसे पूछे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का काम है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट विल यू से? यस। Someone will say its purpose is to make sure that there is fair and equitable benefit sharing of genetic resources. You'll say yes. क्योंकि ओहो, मतलब हमने पढ़ा नहीं लेकिन हमें पता लग गया, समझ में आया, लिंक समझ में आ रहा है? वेरी गुड, क्योंकि वो अथॉरिटी बनी ही इसी बेसिस पर है। वेरी गुड। अब कुछ प्रोटोकॉल है, 3 पर्पस समझ गए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन सा प्रोटोकॉल है? कार्टिजिना प्रोटोकॉल। कंजर्वेशन, अब ये जो 3 काम है, 3 के लिए कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल भी तो बनाने पड़ेंगे, तो उसमें से फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देयर इज कार्टिजिना प्रोटोकॉल। इसमें क्या करेंगे, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, लिविंग मॉडिफाइड, उनकी जो मूवमेंट है उसको, उससे जो रिस्क आ सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड एज कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। अब क्वेश्चन आ सकता है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज ऑन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, यस और नो? ऐसे नहीं मानेंगे, जब तक क्वेश्चन हमें नहीं दिखाओगे हम मानेंगे नहीं, है ना। मान लेंगे या नहीं मानेंगे? तो इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और द रिस्क कि अब यहां से कुछ भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अगर मान लीजिए यहां पे किसी ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन करी फॉर द पर्पस, ठीक है, फॉर द पर्पस, फॉर एग्जांपल आपने बीटी ब्रिंजल सुना होगा, बीटी ब्रिंजल सुना होगा, क्या है बायोडाइवर्सिटी में कार्टिजिना प्रोटोकॉल के अंदर उसको ट्रांसफरिंग में बहुत सारे रिस्क थे, इसीलिए हर जगह बीटी ब्रिंजल नहीं चलता है। जैसे इंडिया में जीएम क्रॉप्स में सिर्फ 1-2 क्रॉप्स को ही परमिशन मिली है, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, यहाँ पे बीटी सोयाबीन तो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इस प्रोटोकॉल के अंदर एक हाउस होता है दैट इज कॉल्ड एज बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, जिसमें आप बताएंगे हमने ये किया, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इस नए एलएमएसओ इससे बेनिफिट क्या हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री उसको अप्रूवल दे कि ना दे, ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड। एक इसमें अग्रीमेंट होता है एडवांस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, यानी कि हमने अगर उस कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें एडवांस में बताए कि इससे ये चीजें हो सकती हैं, अब बाद में नहीं कह सकते हम भूल गए। समझ में आया? बाद में नहीं कह सकते भूल गए। देयर हैज टू बी एन एडवांस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट कि इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन सब प्रोवाइड कर दी गई है। ओके, क्लियर? क्या कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, रिवीजन बहुत बार इसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये समझने से ज्यादा ये जो है रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन का। दूसरा सीबीटी के अंदर एक और है, हमने क्या बोला था कि जो है बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूज करना है, तो उसी के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, इसको बोलते हैं नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल किस लिए था? फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग,
फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहां पर आप इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग करेंगे। नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल क्या है? जापान में हुआ था, 2014 में ऐड हुआ था। इट एम्स एट शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन फेयर एंड इक्विटेबल वे। ये आपको बता चुके हैं। तीसरा गोल समझ गए, यानी कि फॉर कंजर्वेशन कौन सा था? कार्टिजिना। फॉर फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग नगोया, ठीक है। लीगली बाइंडिंग है, मतलब अगर आप बेनिफिट शेयर नहीं करेंगे तो देन देयर कैन बी लीगल एक्शंस, ठीक है, लीगल एक्शन। अब यही हमने आपको बता दिया, यहां भी ये लिखा है, इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीडी। क्या कहते हो, तो पहले ही बता दिया था, नया क्या बता रहे हो, है ना, है ना, है ना, है ना, वेरी गुड। अब कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। आप बोलोगे डेजर्टिफिकेशन क्या होता है ना, तो डेजर्टिफिकेशन डेजर्ट होना नहीं होता है, नहीं। डेजर्टिफिकेशन कहां से आया था? रियो समिट, है ना। इसमें क्या क्या जानना है? रियो समिट। दूसरी चीज, डेजर्टिफिकेशन, ये मैन मेड डेजर्टिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शंस और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। समझ में आया? तीसरा, इट इज ओनली इंटरनेशनल बाइंडिंग फ्रेमवर्क जिसमें डेजर्टिफिकेशन पे फोकस किया गया है। डेजर्टिफिकेशन के लिए एक ही है, दैट इज यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। फिर है साइट्स। साइट्स क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द ट्रेड इन वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, या खाली फोना, बताओ। लो, एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया है, डेजर्टिफिकेशन से देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। डेजर्टिफिकेशन से देखते हैं, फिर आगे, ठीक है। देखिए 10th क्वेश्चन देखिए बेटा। बोथ, बेटा 3 ऑप्शन है, बोथ कैसे हो जाएगा? तीन, 3 है, 3 में बोथ कैसे हो जाएगा? सी 1 एंड 3। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अंडरलाइन है तो वही आंसर होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जरूरी नहीं अंडरलाइन है तो ये आंसर हो। नाउ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन? ठीक है, हमने इसीलिए ये नहीं चेंज किया है फॉर्मेटिंग, जिससे आप बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर ना दे दे, ठीक है। Now, it aims to promote effective action through innovative national program, supportive international partnership. सही लग रहा है। जब तक नेशनल प्रोग्राम नहीं आएंगे तो कैसे काम होगा, है ना, वन तो सही है। It has special particular focus on South Africa and North
South Asia and North Africa regions, and its secretary facilitated allocation of major portion of financial resources to these regions. एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी चीज बताओ, सऊदी अरेबिया में डेजर्ट है कि नहीं है? सऊदी अरेबिया में डेजर्ट है कि नहीं है? अच्छा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेजर्ट कहाँ है? ज्योग्राफी ऑप्शन वालों बताओ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेजर्ट कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेजर्ट कौन सी है? बताओ। थार, अच्छा, हमें आज तक सहारा पता था, लेकिन आप थार मान रहे, हो सकता है थार चेंज हो, जिस हिसाब से हिस्ट्री चेंज हो रही, ज्योग्राफी हो सकता है इंडिया की चेंज हो, कि सब कुछ इंडिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, सहारा डेजर्ट है सबसे बड़ी। ठीक है, दूसरा, सऊदी अरेबिया में डेजर्ट है कि नहीं, ये बताओ, और सिंपल सी बताओ, सऊदी अरेबिया में डेजर्ट है कि नहीं? अरे दुबई जब जाते हैं, लोगों को देखा नहीं है, ऐसे स्कूटर पे जाते हैं ऐसे रेगिस्तान में। यूएई में डेजर्ट है कि नहीं है? वेस्ट एशिया में, हाँ, वेस्ट एशिया में डेजर्ट है कि नहीं है? दुबई में डेजर्ट है, बिल्कुल है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं डेजर्ट में डांस करते हैं, है ना? तो भाई मेजर पोर्शन साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका क्यों दे देंगे? बहुत सिंपल सी चीज है। तो सेकंड इज रॉन्ग, मेजर पोर्शन साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका क्यों दे देंगे? दैट मींस आंसर विल बी 1 and 3, आंसर विल बी 1 and 3। ओके, समझ में आ गया? यस, नो? वेरी गुड, ठीक है। अब साइट्स, साइट से भी क्वेश्चन देख लेते क्या आ रहा है। कुछ एनवायरमेंट इकोलॉजी कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? खैर, या उम्मीद छोड़ दी कि हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं है? आ रहा है ना बहुत आराम से? क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप ये बात समझिए, क्वेश्चंस आर इजी। द सिलेबस में बी टफ, बट द क्वेश्चंस आर इजी एंड दे आर डूएबल। देखिए 16 क्वेश्चन देखिए, अभी हमने साइट्स पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने साइट्स पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, है ना? चलिए, हाँ जी, उम्मीद छोड़ दी क्वेश्चन को करने की। तो देख कि इसमें तो अंडरलाइन भी नहीं है, ये कैसे करें हम? क्वेश्चन अंडरलाइन होता तो हम कर भी पाते। चलिए, विद रेफरेंस टू आईयूसीएन, है ना, एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर? IUCN is an organ of United Nations. CITES is an international agreement between governments. ठीक है, IUCN एक NGO है, ठीक है।
IUCN एक NGO है। अब ये क्वेश्चन करो, 1 is wrong, answer will be B. 1 is wrong. IUCN is a NGO, international NGO, International Union for Conservation of Nature। ठीक है, अब आंसर करो कितना से। और हम क्या सोचते हैं, हमें कितना डिटेल में जानना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए? बस ये जानना है साइड से एक अग्रीमेंट है, IUCN एक NGO, बस। और यूपीएससी ने बोला अगर तुम इतना जानते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक है। अच्छा, आंसर कर दियो, वेरी गुड। चलो ये फिर तो सही है, बी आंसर। तो IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environment। बिल्कुल। So IUCN is working for natural environment। यूपीएससी हमेशा अपने क्वेश्चंस में हिंट देते कि बेटा अगली बार IUCN पे फोकस आने वाला है, रट लेना IUCN अच्छे से। ठीक है, उसके बाद पूछा भी था यूपीएससी ने। ठीक है, फिर साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट साइट्स, कि आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड बैन करना है एंडेंजर्ड स्पीशी का, लेकिन इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पनिशमेंट मिलेगी, कोई इंटरनेशनल लॉ के अंडर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब पनिशमेंट होगी वो जो नेशनल लॉज है उसके अंडर। ये यूपीएससी क्वेश्चन कब आया था? जब ब्लैक बक वाला केस बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, ब्लैक बक वाला केस बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर इंश्योरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि ये इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग है, ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? इट इज डिवाइडिंग स्पीशीज इन द फॉर्म ऑफ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कि जो अपेंडिक्स 1 है उसमें तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ पढ़ने के लिए उनको ट्रेड कर सकते हो, उसके अलावा कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर अपेंडिक्स 2 है कि भाई परमिट के साथ ट्रेड कर सकते हो, और अपेंडिक्स 3 है कि जिसमें जो है प्रोटेक्टेड किसी एक कंट्री में और उसका ट्रेड कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो अपेंडिक्स 1 है उसका तो कर ही नहीं सकते। अपेंडिक्स 2 में परमिट के साथ कर सकते हो, अपेंडिक्स 3 में आप जो है कंट्रोल्ड तरीके से कर सकते हो कि इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। ठीक है, जैसे इंडिया से टाइगर का ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जो है आप टाइगर का ट्रेड करें कि भाई हमने जो है इंडिया में टाइगर का स्किन जो है हम ले जाना चाह रहे हैं, तो इंडिया में वो कर ही नहीं सकते, इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया में। ठीक है, तूफान मचा दिया जाएगा, इतने ज्यादा दिनों के लिए जेल में डालेंगे कि कोई अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा होता है पेंगोलिन या पांडा, और तीसरा किसी एक कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड है। ये किसी एक कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये सब तीनों अपेंडिसेस है। ठीक है, ये सब अपेंडिसेस है। चलते हैं आगे। फिर है माइग्रेटरी स्पीशीज। माइग्रेटरी स्पीशीज किसके लिए है? एनिमल एंड प्लांट बोथ, या फिर वाइल्ड एनिमल्स? बताओ। CMS, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, इट इज फॉर प्लांट्स एंड एनिमल बोथ, या फिर ओनली प्लांट्स क्या वाइल्ड एनिमल्स? इट इज ओनली फॉर एनिमल्स बेटा, यही देखो, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसमें प्लांट्स नहीं है, ओनली एनिमल्स। लेकिन कौन कौन से? जमीनी, पानी, हवा, तीनों, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन, तीनों। ठीक है, एक बात समझिए, एक ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्लूसिवली वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें अपेंडिक्स 1 में क्या है कि जो खत्म होने वाले हैं, दूसरा जो है ये कम हो रहे हैं। ठीक है, तो
दिस इज हाउ दे आर वर्किंग। इससे ज्यादा डिटेल नहीं जानना है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। फिर है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन किसके लिए है? इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड थ्रू नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, थ्रू नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसमें क्या क्या करेंगे? वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। कुछ वेटलैंड्स को हम डेजिग्नेट करेंगे वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे आपने सुना होगा रामसर लिस्ट, you must have heard about the Ramsar list. So these are the wetlands of international cooperation. At the same time, we'll cooperate internationally with those wetlands that are transboundary. कुछ ऐसे wetlands होंगे जो इंडिया और उनकी नेबरिंग कंट्रीज में होंगे, ईरान और इराक में एक्सटेंड कर रहे होंगे, है ना, कुछ ऐसे होंगे wetlands, तो उनमें ट्रांसबाउंडरी भी प्रोटेक्शन कोऑपरेशन के थ्रू होगी। ठीक है, अब जो रामसर लिस्ट होती है वो क्या है? ठीक है, रामसर लिस्ट क्या है कि एटलीस्ट हर कंट्री में एक रामसर वेटलैंड साइट होनी चाहिए। ठीक है, ईच कंट्री विल हैव एटलीस्ट वन रामसर साइट। दूसरा, इट कंट्रीज कुछ बेसिस, ये बेसिस यूपीएससी ने नहीं पूछा है। ठीक है, ये बेसिस यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा है, तो चांसेस आर वेरी लेस कि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चांसेस आर वेरी लेस ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब कितनी है इंडिया में एट प्रेजेंट रामसर साइट्स? देयर आर 42 रामसर साइट्स एट प्रेजेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 42 रामसर साइट्स कौन कौन सी है? याद रहेगा? याद कर पाओगे? रामसर साइट लेटेस्ट याद करना। ठीक है, लेटेस्ट याद करना। ठीक है, ये लेटेस्ट कौन कौन सी है, बस ये याद रखना है। क्वेश्चन याद है रामसर में है कि नहीं है, या फिर कौन सी लेटेस्ट एडिशन है। तो उत्तराखंड में ऐड हुई है, बिहार में ऐड हुई है, महाराष्ट्र में ऐड हुई है, लेह लद्दाख में हुई है, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, एट द सेम टाइम एक है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। इट इज अ प्रिंसिपल टूल ऑफ हाईलाइटिंग दोज जहां पर जो है एक कंजर्वेशन की प्रायोरिटी हमें रखनी है। दीज आर दो साइट जहां पर कंजर्वेशन की, याद करता हूं, नहीं याद ही क्यों करनी है साइट्स, क्यों याद करनी है? आओ रुको रुको, आप कहोगे कि ऐसे थोड़ी, हमें दिखाओ, है ना। तो यूपीएससी क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है साइट से। यूपीएससी रटवाएगा नहीं बेटा आपको कुछ भी। यूपीएससी कहेगा अगर ऊपर वाले की दी हुई इस शक्ति को इस्तेमाल ठीक से कर पाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। वेरी गुड, चलिए 8th क्वेश्चन देखेंगे। शाबाश। हाँ जी, कहेंगे हम कैसे करके दिखाएं इसको। वेरी गुड बेटा, कोयलादेव नेशनल पार्क सुना है? कोयलादेव नेशनल पार्क सुना है? कहाँ है, बस ये पता होना चाहिए। भरतपुर में है। ठीक है, भरतपुर में है ना। वेरी गुड। हरिके कहाँ है? हरिके कहाँ है?
बियास एंड सतलुज के कॉन्फ्लुएंस पे, हमें पता है नहीं पता। कोयला देव क्या बनास और चंबल के कॉन्फ्लुएंस पे है? कोयला देव भाई भरतपुर में है, बनास और चंबल के नहीं है, तो सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है, थर्ड कुलेरू कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा, ये भी गलत है। ठीक है, यानी कि वेटलैंड से क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी में नहीं आ रहा है, वेटलैंड से क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हम लोग पढ़ने लग जाते हैं रामसर साइट्स, लेकिन यूपीएससी पूछ रहा है ज्योग्राफी से, है ना? दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है बहुत क्लियरली। वेरी गुड, तो इसका आंसर इज ए, वन ओनली। और देखते हैं वेटलैंड से क्या पूछा है। अरे आंसर दिख गया आपको, लेकिन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्यू रिकॉर्ड, हमने क्या पढ़ा है कि वो वहां यूज होता है जहां पर मोर कंजर्वेशन प्रायोरिटी चाहिए, है ना? मोर कंजर्वेशन प्रायोरिटी चाहिए होती, तो चेंजेस इन ecological character has occurred and are occurring likely to occur in the wetland as a result of human interference, यानी कि उस वेटलैंड में कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, उसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में पिट कर देते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। 25th क्वेश्चन देखते हैं। वेटलैंड से देख रहे हैं अभी हम, रामसर साइट्स का नाम नहीं पूछे अभी तक, है ना? देखिए, with reference to conservation organization called as Wetland International, which of the following statement is or are correct? It is an international organization formed by countries which are signatories of Ramsar Convention. It works at the field level to develop and mobilize knowledge and use practical experience to advocate for better policies. बताओ बताओ। ठीक है, अब इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा वेटलैंड इंटरनेशनल एनजीओ है, रामसर कन्वेंशन है, लेकिन इट इज अ एनजीओ, वेटलैंड इंटरनेशनल। तो आपको कुछ वर्ल्ड के एनजीओ के नाम पता होने चाहिए, बाकी आप आंसर कर लोगे। और फील्ड लेवल पे काम करें, एनजीओ है तो भैया फील्ड लेवल पे काम करती है जनरली एनजीओ, ऑफिस में बैठ के तो काम नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए बी विल बी दी आंसर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? साइट क्यों नहीं रटनी है? साइट्स क्यों नहीं रटनी है? लीजिए, ये रहा क्वेश्चन 21। Under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of Government of India in protect to conserve all the wetlands in the territory of India. बताओ, all the wetland। अच्छा, आपके खेतों में अगर आप चावल उगा रहे हैं, क्या वो वेटलैंड है? हाँ? अगर आप अपने खेतों में चावल उगा रहे हैं, क्या वो वेटलैंड है कि नहीं है? जल्दी बताओ। है, तो मैंडेटरी होगा, गवर्नमेंट आगे बोले कि चावल लो तो दो, यहाँ पे ऐसे मत करो, ये मत करो, कर सकती गवर्नमेंट? नहीं, फर्स्ट इज रॉन्ग, आंसर हो गया आपका। अरे लॉजिक से काम होना है, वेटलैंड बस ये पता लग जाए वेटलैंड क्या है। हमारे चावल के खेत महा चॉइस है ना। अपने खेत में कुछ भी करो, उसे स्विमिंग पूल बनाओ, चाहे उसमें आप मछली उत्पादन करो, अलॉन्ग विद दैट मिक्स्ड फार्मिंग सुना है? मिक्स्ड फार्मिंग सुना, वहां पे करो, मना थोड़ी कर सकते हैं, आपके खेत है। फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स वर फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन रामसर कन्वेंशन। वेटलैंड के लिए कंजर्वेशन है, वेटलैंड के लिए लॉ बना है, तो उसकी रिकमेंडेशन नहीं मानेंगे तो मतलब क्या है उसका? फिर अगर बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी की गाइडलाइंस नहीं मानेगी तो बनाए क्यों है? समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। Wetland management rules also encompass as the drainage area, catchment area reserve are determined by the authority. हाँ भाई, एरिया भी तो एनकम्पास करेंगे, कौन कौन सा एरिया उसके अंडर आ रहा है, उसके लिए समझना ही नहीं है। टू ओनली का ऑप्शन ही नहीं था,
डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है, जो डिफिकल्ट ऑप्शन होता है, यूपीएससी उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता. यूपीएससी ऑलवेज क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द सिंपलेस्ट ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट वांट टू हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड. वेरी गुड. चलिए आगे. तो ये है मॉनिटरी रिकॉर्ड. मॉनिटरी रिकॉर्ड मतलब जिसमें जो है जिसको एडिशनल प्रोटेक्शन की जरूरत चाहिए होती है. तो इसमें 3 थे, तो लोकटक एंड चिल्का. केवलादेव, भरतपुर. लोकटक लेक कहाँ है? वेयर इज लोकटक लेक? कौन सा लोकटक कहाँ है? कौन सा उसमें नेशनल पार्क है? क्या क्या बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. केबुल लामजाओ सुना है? केबुल लामजाओ सुना है? यूपीएससी पूछता है. लोकटक सुना है? यूपीएससी पूछता है. फुमडी सुना है? यूपीएससी पूछता है. व्हाई? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. स्पेशलाइज नॉलेज के चक्कर में बहुत कुछ भूल जाते हैं. वो भूलना ही है, इसीलिए तो हमने अपने हाथ में लिया है सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोगों को हम क्रैश कोर्स में कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं. हमारे पास टू द पॉइंट पढ़ने के लिए जो है बहुत ज्यादा पर्पस है कि हम टू द पॉइंट पढ़े और जितना मैक्सिमम समझ पाए समझे. लोकटक मणिपुर में है. केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है वहां पर. वहां पर जो है फुमडीज होते हैं, और वहां पर जो एनिमल उसको क्या बोलते हैं, जो फुदकता हुआ डियर है, डांसिंग डियर, संगाई. डांसिंग डियर संगाई है ना, है कि नहीं? वो डांसिंग डियर क्यों है? क्योंकि फुमडी जो है फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग रीजन, उस पर कूद कूद के हो जाता है, तो ऐसा लगता है डांस कर रहा है ना. चिल्का लेक भी था इस रिकॉर्ड में, बट इट वाज रिमूव्ड लेटर ऑन. चिल्का वाज रिमूव्ड लेटर ऑन. रामसर कन्वेंशन में बस ये ध्यान रखिएगा, रामसर कन्वेंशन में पुलिकट लेक नहीं है. रामसर लिस्ट में पुलिकट लेक नहीं है, ठीक है, वो चेक कर लीजिए. पुलिकट लेक इज नॉट देयर, बाकी सब है. हाँ जी. अब आईयूसीएन. आईयूसीएन क्या है? एक एनजीओ है. आईयूसीएन इज अ एनजीओ. ये आपको समझ में आ गया. कब बनी थी? 1948 में बनी थी. यूएनजीए के ऑफिशियल ऑब्जर्वर भी है. बहुत बड़े लेवल की एनजीओ है. गवर्नमेंट फंड करती है. मतलब अगर किसी पूछे ना कोई एनजीओ में काम करता है, आपका सपना क्या है बड़े होके, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए गूगल में काम करना एक ड्रीम जॉब होती है ना, ऐसे ही जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उनके लिए आईयूसीएन में जॉब करना एक ड्रीम जॉब. इतनी बड़ी एनजीओ है. इसका प्रायोरिटी एरियाज क्या है? बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग, ग्रीन इकोनॉमी. जो जो समझ में आए सब होंगे इसके ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इंटरनेशनल है कंजर्वेशन के लिए, तो सब काम करेगी. सिंपल सी बात है ना. अब ये एक लिस्ट निकालती है जिसको बोलते हैं रेड लिस्ट. सुना है? ये एक लिस्ट निकालती है रेड लिस्ट. सुना है इसके बारे में? क्या सब नहीं समझ में? हमारे ऊपर से सब कुछ निकलने लगा है. हमारी शक्तियां जो है, हमारी शक्तियों गलत प्रयोग हो रहा है. सब ऊपर से निकल रहा है ना, है ना, है ना. सब ऊपर से निकल चुका है. बस ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए, इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है. आज जो है आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं. तो आईयूसीएन एक लिस्ट निकालती है, दैट इज रेड लिस्ट. उस रेड लिस्ट में लोग क्वेश्चन ही देख लेते हैं. इससे क्या क्वेश्चन है? इससे क्वेश्चन बस यही आता है कि कौन सी स्पीशी एंडेंजर्ड है, कौन सी नहीं है. तो रेड लिस्ट है. रेड लिस्ट जो है, इट इज द लिस्ट ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स.
ठीक है, ये तो पहली चीज। इट इज अ लिस्ट ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो है आपके जो है 6 कैटेगरी में डिफाइन, सॉरी 7 कैटेगरी में डिफाइन करती है। यानी कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो एक्सटेंट हो गए हैं, कुछ है जो एक्सटेंट वाइल्ड उसमें हो गए हैं, तीसरे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फिर जो एंडेंजर्ड है, फिर वो वल्नरेबल। ठीक है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल को थ्रेटेंड स्पीशीज बोला जाता है। ठीक है, देन देयर आर नियर थ्रेटेंड एंड देयर आर लीस्ट कंसर्न। ठीक है, एंड इट हैज नॉट कंपाइल्ड डेटा ऑफ ऑल द एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज। बहुत अच्छे समझिएगा, इसमें जो है ऑल नहीं है। क्यों इतनी ज्यादा है, ऑल कैसे हो सकता है? ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है, इट हैज द रेड लिस्ट कंटेन्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज? नो, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। ठीक है, extinct, extinct and wild, critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened and least concern। अगर आप ये रटने बैठेंगे कि ये कौन कौन सी एनिमल और प्लांट स्पीशीज इंडिया में एक्सटेंट है, ये है वो है, तो आप जो है दिमाग आपका बिल्कुल बहुत जोर से बनना जाएगा। याद क्या करना है, अब दिमाग लगाओ। एक्सटिंक्ट जो है बहुत कम होंगी, बहुत कम होंगी। एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड भी बहुत कम होंगी। ऐसे एक्सटिंक्ट में कौन सा है? चीता इज एन एक्सटिंक्ट स्पीशी इन इंडिया, तो कम है, उससे आप कर सकते हैं। क्रिटिकल एंडेंजर्ड भी बहुत लिमिटेड है, उसको याद कर सकते हैं। बाकी सब जो है लॉजिकल गैसिंग से आप रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब आप लॉजिकल गैसिंग से रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम नहीं समझ में आ रहा, हमें प्रूव करके दिखाओ, है ना, हमें प्रूव करके दिखाओ। ये क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग फ्लोरा एंड fauna which are endangered। अच्छा, घड़ियाल एंडेंजर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है, हमें पता है। घड़ियाल यूपीएससी का फेवरेट है, घड़ियाल में 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यूपीएससी का फेवरेट है। घड़ियाल इज एन एंडेंजर्ड स्पीशी, तो 1 तो होगा, डी तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, स्वैम्प डियर, अरे डियर तो बहुत कॉमन है, डियर एंडेंजर्ड हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो भैया कीस्टोन स्पीशीज में भी दिक्कत आ जाएगी, तो आंसर विल बी ए, है ना, आंसर विल बी ए। क्या होगा, घड़ियाल से जब बोला बहुत सारे क्वेश्चन है तो ढूंढ के दिखाओ, और लो देखो। According to wildlife protection, which of the following cannot be hunted except under the provisions established by law? तो इन तीनों में से नहीं कर सकते। ठीक है, फिर घड़ियाल से एक और क्वेश्चन आया। घड़ियाल अगर आपको देखना है तो घड़ियाल कहां दिखेगा? ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा, उसमें घड़ियाल आया है। ये अभी नहीं दिखा रहे, धीरे धीरे जब जब जहां जरूरत पड़ेगी वहां वाले दिखाते रहेंगे। यहां तक समझ में आ गया है? ठीक है, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं अभी तक ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। एंड उसके अलावा आज हमारी कैपेसिटी से हमने ज्यादा पढ़ लिया है ना, तो विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई और डाउट नहीं? चलिए, थैंक यू।